हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सानिया एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में हम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका दूसरा नाम रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने ह्यूमन हार्ट को कंप्लीट पढ़ा है और कार्डियक साइकिल को भी कंप्लीट पढ़ा है, तो वो वीडियो जाकर जरूर देखें, एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के नाम में जाते हैं कि भाई ब्रीथिंग होता क्या है, और एक टर्म आती है रेस्पिरेशन, वो होती क्या है। ठीक है, और पूरे चैप्टर के नोट्स आपको लास्ट में मिलेंगे। अब देखो, ये जो दो टर्म है रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग, इनका डिफरेंस देखिए। देखो, ब्रीथिंग होता है अपन नॉर्मली जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इज नोन एज ब्रीथिंग। ठीक है, जबकि रेस्पिरेशन क्या होता है, जो ऑक्सीजन हमने ली है उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, उसको क्या कहते हैं अपन, रेस्पिरेशन। ठीक है, मतलब फूड को अंदर जाके रेस्पायर कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा, तो इसी को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। वीडियो के एंड में आपको नोट्स मिलेंगे, जो भी मैं बोल रही हूँ ना इस कंप्लीट के आपको नोट्स मिलने वाले हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा। अब अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम किस किस चीजों से बनता है, कहाँ कहाँ पर कौन से ऑर्गन उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये देखिए, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है, जिसके अंदर ये दोनों लंग्स हैं, और सबसे पहले आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोस्ट्रिल्स। क्या आते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल क्या होते हैं, जो अपने नाक के दो छेद होते हैं, इनको नोस्ट्रिल कहा जाता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स कहा जाता है। ठीक है, यहां से हम क्या ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं, मतलब एयर को अंदर ले सकते हैं, लेते हैं। और एक होता है माउथ, माउथ से भी तो अपन अगर नाक बंद कर लेते हैं तो माउथ से ही तो लेंगे ऑक्सीजन को, तो इसी को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। अब जैसे एयर अंदर गई, अब एयर सबसे पहले कहाँ जाएगी, नेजल पैसेज के अंदर। नेजल पैसेज यहाँ पर होता है नोस्ट्रिल्स के आगे की ओर। उसके बाद होता है नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के बाद होता है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या होती है, जहां पर माउथ आता है उस चीज को ओरल के नाम से बोलते हैं, है ना। अब देखिए, ये बात होती है। उसके बाद यहाँ पर आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स आता है, और एक आता है लैरिंग्स। फेरिंग्स और लैरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स होता है कॉमन पासेज ऑफ एयर एंड फूड, यानी वहां से एयर भी जाएगी और फूड भी नीचे जाएगा, उस जगह को फेरिंग्स कहते हैं। क्लियर। और लैरिंग्स कहते हैं साउंड बॉक्स को, किसको कहते हैं, साउंड बॉक्स को, जहां से आवाज आती है। फिर आती है एक स्ट्रक्चर जिसको ट्रैकिया कहा जाता है। ट्रैकिया जो होता है वो होता है जहां से अपन एयर हमारी अंदर जा रही है, उस जगह को ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है, ट्रैकिया के ही साथ साथ में ईसोफेगस भी चलता है, जिससे फूड अंदर जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रैकिया के ऊपर कुछ सी रिंग्स पाई जाती है, सी शेप की रिंग पाई जाती है। ये क्या होती है, ये कार्टिलेज की बनी होती है। ठीक है, और ये कहाँ तक प्रेजेंट होती है, प्राइमरी तक, मतलब प्राइमरी ब्रोंकाई तक प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए, इसको कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, इसको सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये टर्सरी, मतलब जहां से ब्रांचेस डिवाइड होने लगी ना, सबसे पहले ये दो ब्रांचेस डिवाइड हुई तो प्राइमरी हो गया, उसके बाद सेकेंडरी, यानी अगली दो ब्रांचेस डिवाइड हुई तो सेकेंडरी हो गया, फिर तीसरी निकली तो टर्सरी हो गया, एक हो गया क्वाटनरी। उसके बाद आता है अपना इनिशियल ब्रोंक्यूल। इनिशियल ब्रोंक्यूल यहाँ पर मतलब एल्वियोली से पहले मिलेगा, फिर मिलेगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर मिलेगी एल्वियोली की डक्ट, और फिर मिलेगा एल्वियोली। क्लियर यहाँ तक। तो ये कंप्लीट आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम था, जो मैंने आपको बता दिया है। अब इस पूरे डायग्राम में जो जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन देखते हैं। अब देखिए, ध्यान से समझना, तभी आपको समझ आएगा। देखो, मैंने आपको दो टर्म बताई थी, ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी एयर को लेना, एयर को छोड़ना, उसको क्या कहेंगे, ब्रीथिंग। ठीक है, एंड रेस्पिरेशन उस ऑक्सीजन का किस तरीके से अपन यूज करते हैं, जो हमारी बॉडी में इंस्पिरेशन से आई है, उसको अपन रेस्पिरेशन कहते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो चीजें होती है, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कहाँ कहाँ से अपनी एयर अंदर जाएगी, और सेकंड होता है लंग्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दो जोन होते हैं, एक का नाम है कंडक्शन जोन और एक का है एक्सचेंज जोन। नाम से ही पता चलता है, कंडक्शन जोन जो एयर को कंडक्ट करता है, एयर को लेता है, वो कंडक्शन जोन में आता है, और एक्सचेंज जोन में जहां पर एयर एक्सचेंज होगी। ठीक है, यानी O2 CO2 एक दूसरे से एक्सचेंज होंगे, तो ये पार्ट आता है एल्वियोली के अंदर, और बाकी के पार्ट आते हैं कंडक्शन जोन में। ठीक है, पहला पार्ट अपन देखेंगे नोस्ट्रिल। आपको बताए थे अपने नाक के दो छेद किसमें आते हैं, नोस्ट्रिल के अंदर आते हैं। सेकंड है नेजल कैविटी, नेजल कैविटी में आता है वेस्टिबुलर, रेस्पिरेटरी और ओल्फैक्टरी, ये तीन पार्ट आते हैं नेजल कैविटी के अंदर। ठीक है,
नेजल कैविटी यानी नोस्ट्रिल के आगे वाला हिस्सा, ठीक है ना, पीछे आगे ऐसे, ठीक है, वो सब किस में आता है, नेजल कैविटी में। और ये जो वेस्टिबुलर होता है ना, ये क्या होता है, ये स्किन द्वारा लाइंड होता है, यानी स्किन होती है वेस्टिबुलर वाले एरिया में, हेयर प्रेजेंट होते हैं जो डस्ट पार्टिकल को रोकते हैं, ठीक है, मिट्टी जो भी आती है वो सब वहीं पर बालों में ही रुक जाती है। क्लियर। रेस्पिरेटरी वाला पार्ट कौन सा होता है, लेटरल वॉल्स होती हैं जहां पर 3 वॉल्स प्रेजेंट होती है, कोनकाई कहलाती हैं। म्यूकस से लाइंड होते हैं, मतलब म्यूकस होता है चिपचिपा पदार्थ होता है एक, ठीक है, सरफेस एरिया पर इंक्रीज कर देती है जिससे ज्यादा एयर अपन अंदर ले सकते हैं, एयर को मॉइस्चर करने का काम भी यही करती है। क्लियर। थर्ड आता है ओल फैक्ट्री वाला पार्ट। ओल फैक्ट्री जो होते हैं यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो किसी चीज की स्मेल में काम आते हैं, ठीक है, हमें पता चल जाता है स्मेल करके ये चीज है क्या, ठीक है। आगे देखो, इस तीसरे नंबर पे आता है अपना फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है भाई, देखो फेरिंग्स जो होता है ये अपने नेजल कैविटी के आगे पाया जाता है, मतलब पीछे ऐसे, ठीक है, वहां पर क्या होता है, एयर और फूड दोनों का पैसेज होता है, यहाँ पर एयर और फूड दोनों आते हैं, ठीक है, एयर एंड फूड, कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड, ये सीधी लाइन पूछी जाती है तो इस चीज को आप याद रखना, कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड। क्लियर। इसको फेरिंग्स कहते हैं। अब देखो फेरिंग्स को, युवला जो होता है हमारी जीभ पे प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, इस फेरिंग्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, फेरिंग्स को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक होता है ओरोफेरिंग्स, एक होता है नेजोफेरिंग्स। नाम से ही पता चल जाएगा आपको, जो नेजोफेरिंग्स होता है ये नाक के पास प्रेजेंट होता है, मतलब नाक वाले एरिया में प्रेजेंट होता है, और जो ओरोफेरिंग्स होता है ये ओरल कैविटी के पास प्रेजेंट होता है। क्लियर यहाँ तक, यानी माउथ के पास प्रेजेंट होता है, मतलब ऊपर नेजोफेरिंग्स मिलेगा, नीचे ओरल फेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स मिलेगा, ओरल सॉरी यहाँ पर आएगा ओरोफेरिंग्स। क्लियर यहाँ तक। अब देखो भाई, अब ये जो नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स है, नेजोफेरिंग्स में एयर आएगी, ओरोफेरिंग्स में फूड आता है। क्लियर यहाँ तक। अब जो नेजोफेरिंग ओरोफेरिंग जो होता है इसके 2 पार्ट होते हैं, क्या क्या, एक होता है गलेट और एक होता है ग्लोटिस। ये क्या होता है मैम, देखो भाई गलेट एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो डोर्सल पोर कहलाती है, क्या कहलाती है, डोर्सल पोर, और ये होता है वेंट्रल पोर। वेंट्रल यानी आगे वाला और डोर्सल यानी पीछे वाला। समझ आ गया यहाँ तक। तो देखो भाई गलेट और ग्लोटिस। अब देखो ग्लोटिस जो है इसके ऊपर पाया जाता है एक कार्टिलेजिनियस का फ्लैप जिसको एपिग्लोटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपिग्लोटिस। क्लियर। गलेट जो होता है ना ये ईसोफेगस में ओपन होता है। कहां पर होता है, ईसोफेगस में। क्लियर। और जो ये अपना ग्लोटिस होता है ये अपने ट्रैकिया के अंदर ओपन होता है। यानी आप कह सकते हो कि जब भी कुछ भी खाना अपन अंदर खाते हैं तो भाई जो विंड पाइप में ना चला जाए उसके लिए इसके ऊपर एक कवर होता है और उस कवर को अपन क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। इस बात को याद रखना। क्या, गलेट और ग्लोटिस, गलेट का मतलब डोर्सल पोर और ग्लोटिस का मतलब वेंट्रल पोर, ठीक है। और गलेट ओपन होता है ईसोफेगस में, ग्लोटिस ओपन होता है ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया अपना विंड पाइप होता है जहां से एयर अंदर जाती है और इसको कवर कौन करता है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है जो इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। मान लो ये अपना गलेट है, क्या ये गलेट यानी जहां से फूट जाएगा, और ये अपना है क्या, ग्लोटिस जहां से विंड जाएगी, ठीक है ना। अब इसके ऊपर होता है, देखो मैं आपको अच्छे से बताती हूँ, इसके ऊपर एक ये ढक्कन सा होता है। अब जैसे खाना अंदर आएगा तो खाना इसमें ना चला जाए इसलिए इसको कवर कर लेता है, ठीक है, इसको कवर कर लेता है, कवर होता है इसके ऊपर का। यहाँ तक क्लियर है। ऐसे जैसे ऐसे बंद हो जाता है ये, ठीक है। ये आपको मान लो ये मैंने एक पाइप बना लिया और इसके ऊपर ऐसे प्रेजेंट होता है, उसको बंद कर लेता है। क्लियर यहाँ तक। आगे देखिए अब क्या होता है, आती है ट्रैकिया। क्या होती है ट्रैकिया, आपको बताया था वाइंड पाइप होती है, ये 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ में होती है, ठीक है, और एक स्ट्रेट ट्यूब होती है। इसके अंदर जो है 16 से 20 सी शेप के कार्टिलेजिनियस रिंग पाई जाती है, ठीक है ना। क्या पाई जाती है, रिंग, ओके, सी शेप की। मैंने आपको बताया था वो कहां तक पाई जाती है, प्राइमरी ब्रोंकाई तक। क्लियर। ये जो कार्टिलेज रिंग होती है सी शेप की, ये क्या करती है, ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है, फटने से बचाती है। यहाँ तक क्लियर है। अब अपन पूरा ब्रोंकियल ट्री देखते हैं क्या होता है।
एक टर्म आती है जिसको कहते हैं ब्रोंकियल ट्री। ये क्या होता है? सबसे पहले अपन ने देखा था ट्रैकिया जो है T5 लेवल पे, यानी आपने बोन्स पढ़ी होंगी ना, उसमें T5 नंबर पे जो टी वाली बोन्स होती है उसके अंदर क्या है, 5वें नंबर पे, 5 नंबर से वो ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती हैं ऐसे, ठीक है। और उनको क्या कहते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। यानी T5 लेवल पे जो है ट्रैकिया डिवाइड होता है और वहां से क्या होती है, प्राइमरी ब्रोंकाई निकलती है, प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से क्वार्टनरी, ऐसे निकलती है। और उसके बाद आता है अपना प्राइमरी ब्रोंक्यूल। क्या आता है? ब्रोंक्यूल, ठीक है। ये ऐसे सीक्वेंस पूछा जाता है और ये T5 वाला जरूर याद कर लेना कि T5 पे ये ट्रैकिया डिवाइड होता है, क्लियर। एंड प्राइमरी ब्रोंक्यूल के बाद आता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल। प्राइमरी ब्रोंक्यूल के बाद कौन आता है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद आप जानते हैं कौन आता है, वो आगे देखो। एक्सचेंज जोन, जहां पर एक्सचेंज होगा O2 और CO2 का, तो इसके अंदर सबसे पहले कौन आता है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। कौन आता है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। उसके बाद कौन आता है? एल्वियोली डक्ट। कौन आती है? एल्वियोली डक्ट। और फिर कौन आती है? एल्वियोली, जहां पर एक्सचेंज होता है गैसेज का, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। अगला पार्ट आता है अपना लंग्स। लंग्स क्या होते हैं? हमारे थोरेसिक कैविटी में 2 पेयर ऑफ लंग्स पाए जाते हैं। कितने पेयर लंग्स पाए जाते हैं? 2 पेयर्स, ठीक है। और इन 2 पेयर्स में 2 कवर पाए जाते हैं। आउटर वाला क्या कहलाता है भाई? आउटर वाले को कहते हैं पैराइटल। क्या कहा जाता है? पैराइटल। एंड इनर वाले को क्या कहा जाता है? विसरल। क्या कहा जाता है भाई? विसरल, ठीक है। ये 2 पार्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों के बीच में बड़ा होता है प्लूरल फ्लूइड। क्या बड़ा होता है? प्लूरल फ्लूइड, जो इसके फ्रिक्शन को कम करता है, यानी इनको घर्षण नहीं होने देता, इनको कम करता है, क्लियर। हर प्रत्येक लंग्स में 300 मिलियन एल्वियोली प्रेजेंट होती है। 300 मिलियन एल्वियोली प्रेजेंट होती है दोनों लंग्स में, मतलब पर लंग्स में, ठीक है। और देखो, जो एल्वियोली होती है ये क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। यहां तक क्लियर है भाई? जो लंग्स होते हैं इसमें एक राइट लंग होता है, एक लेफ्ट लंग होता है। एक राइट लंग्स होता है, एक लेफ्ट लंग होता है। यहां तक क्लियर है? इसमें 3 लोब्स पाई जाती है, 3 लोब्स पाई जाती है और इसमें 2 लोब्स पाई जाती है, ठीक है। जो 3 लोब होती है वो एक एक्सटीरियर, एक मिडल एंड एक कौन सी पाई जाती है? इंटीरियर, ठीक है। इसमें मिडल वाली नहीं पाई जाएगी, बाकी दोनों पाई जाएंगी, क्लियर है। तो ये राइट और लेफ्ट लंग्स आपके अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। अब देखो आपके जो लंग्स होते हैं, यानी लंग्स जो होते हैं वो एयर टाइट नेचर के। एयर टाइट नेचर क्या होता है भाई? एयर टाइट नेचर होता है यानी ये हर जगह से घिरे हुए होते हैं। कहीं से भी देख लो आप, एंटीरियर से देखेंगे तो क्लेविकल, नीचे से देखेंगे तो डायफ्राम, पोस्टीरियर से देखेंगे तो डायफ्राम, आगे वाले वेंट्रल से देखेंगे तो कौन आता है भाई? स्टर्नम बोन आती है। डोर्सल में देखेंगे तो कौन आएगा? वर्टिब्री आएगी। एंड जो लेटरल में प्रेजेंट होंगे वो कौन होंगे? रिब्स। तो यानी चारों ओर से ये गिरा हुआ होता है, तो इसको क्या कहते हैं? एयर टाइट नेचर कहा जाता है, क्लियर। अब देखो थोरेसिक मसल्स क्या होती है भाई? थोरेसिक मसल्स में सबसे पहले डायफ्राम आता है। डायफ्राम जो होती है एक स्ट्रक्चर होती है, एक मस्कुलर सेप्टम होता है। क्या होता है? मस्कुलर सेप्टम, ठीक है। ये बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, अपर थोरेसिक कैविटी, नीचे वाली लोअर एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। अपर थोरेसिक कैविटी एंड लोअर एब्डोमिनल कैविटी। यहां तक क्लियर है भाई? अब देखो जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं ये क्या करती है? ये रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटरकोस्टल स्पेस कहा जाता है। और इंटरकोस्टल मसल भी 2 प्रकार की होती है, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एक होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, क्लियर भाई यहां तक? अब देखिए मैंने आपको 2 टर्म बताई थी रेस्पिरेशन में, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन। भाई इंस्पिरेशन क्या होता है? इंस्पिरेशन होता है इंस्पायर करना, यानी इनटेक करना, ऑक्सीजन का इनटेक करना।
और ये एक एक्टिव प्रोसेस होती है, यानी इसमें एनर्जी की जरूरत होती है। क्लियर। एक्सपीरेशन क्या होता है? एक्जेल करना, यानी ऑक्सीजन को बाहर भेज, CO2 को बाहर भेजना, एयर को बाहर भेजना, ठीक है। और इसमें कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए होती, इसलिए इसको पैसिव प्रोसेस कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है? जब ये इंस्पिरेशन होता है उस टाइम जितनी भी मसल होती है, डायफ्राम वाली, इंटरकोस्टल मसल, ये कॉन्ट्रैक्ट करती है। क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट। एंड एक्सपीरेशन में क्या करती है? रिलैक्स करती है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? इंस्पिरेशन होता है उस टाइम जो डायफ्राम होता है वो फ्लैट हो जाता है। कैसा हो जाता है? फ्लैट, चपटा हो जाता है। जबकि एक्सपीरेशन के दौरान वो कैसा हो जाता है? डोम शेप्ड का हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? इसमें जो स्टर्नम जो बोन होती है ना आपकी, वो क्या होती है? थोड़ी सी ऊपर होके आगे की ओर हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट होते हुए टाइम। और इसके अंदर जो होता है रिब्स जो होती है ना, रिब्स, इसके अंदर जो रिब्स होती है वो आउटसाइड की ओर हो जाती है और एंटीरियर की ओर हो जाती है। आउटसाइड और वेंट्रल हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक? वेंट्रल का मतलब आगे होना, डोर्सल का यानी पीछे होना। क्लियर है यहाँ तक? और देखो, जब इंस्पिरेशन होती है उस टाइम क्या होता है? थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाती है। अपन जब बहुत ज्यादा गैस अंदर ले लेंगे, एयर को अंदर ले लेंगे, तो क्या होगा? थोरेसिक कैविटी बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाती है, इसके अंदर कम हो जाती है। यहाँ तक क्लियर? अब एनसीईआरटी में एक टॉपिक आता है गैसेस एक्सचेंज। उसमें किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होता है वो बताना होता है। सबसे पहले मान लो ये लंग्स है। लंग्स में क्या होता है? सबसे पहले पल्मोनरी वेन्स आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के थ्रू टिश्यूज तक जाता है, और टिश्यूज से वेना कावा के थ्रू राइट में आता है, राइट एट्रियम में, और फिर राइट वेंट्रिकल से वापस लंग्स में प्यूरिफाई होने के लिए चला जाता है। अब ये कैसे जाता है? देखो भाई, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा था, ऑक्सीजन ज्यादा था तो पैसिवली काम करेगा ना, हाइयर से लो की ओर आएगा। बॉडी में कम था तो बॉडी में आएगा ऑक्सीजन, ठीक है। और CO2 क्या है? बाहर कम है तो CO2 बाहर जाएगी, अपने अंदर ज्यादा है CO2 तो वो बाहर जाएगी। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। क्या आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन ज्यादा होएगी, ऑक्सीजन 95 है जबकि CO2 40 है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन यहाँ पर 95 है, यहाँ पर कितनी है? 40 है, मतलब कम है, तो ज्यादा से कम की ओर फिर आएगी ऑक्सीजन, इधर आ जाएगी, ठीक है। CO2 यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है, तो ये क्या होगा? बाहर निकलेगा वेना कावा के थ्रू। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 ज्यादा मिलेगी, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड है तो CO2 ज्यादा मिलेगी ना। और O2 कितना मिलेगा? 40, तो फिर O2 लेने के लिए वो बाहर जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? पैसिव प्रोसेस से पूरा गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, और डिफ्यूजन मेथड भी कहते हैं इसको। अब देखो, जो चीज कम है उसको 40 मान लेना, जो चीज कम है उसको 40 मान लेना, ये आपका तरीका है याद करने का। एक टेबल आती है, उसको आपको याद करनी पड़ेगी, जो कि आपको वीडियो के एंड में मिलेगी, तो एंड तक बने रहिएगा। देखो भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज होता कैसे? ऑक्सीजन का किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, और CO2 का कैसे होता है? ऑक्सीजन 97% ऑफ दी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होता है, O2 मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसके साथ ये क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है, यानी RBC 97% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, और 3% किससे होता है? प्लाज्मा से। ऐसे ही CO2 70% बाइकार्बोनेट से, 20 से 25% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से, एंड 7% प्लाज्मा की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर है भाई? अब देखो, जो ये है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन किस तरीके से होता है, किस टाइम पे ये बैलेंस नहीं रहता है, वो किस तरीके से होता है। ये मान लो, ये आपका एक ग्राफ है, ये ग्राफ आता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। आप जो ग्राफ होता है ये एस शेप का बनता है। कैसा बनता है? एस शेप का। इस ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लिखते हैं, जबकि यहाँ पर लिखेंगे O2 सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसमें क्या होता है? आपको एक वर्ड याद रखना है, कैडेट। क्या याद रखना है? कैडेट। कैसे याद रखोगे? यानी CO2 ज्यादा हो जाएगा, तब क्या होगा? आपका ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन होगा, ठीक है, राइट में शिफ्ट होगा। इसको राइट शिफ्ट कहा जाता है। राइट में शिफ्ट होगा जब, कब होगा? जब CO2 ज्यादा होगी, जब एसिड ज्यादा होगा, यानी H+ ज्यादा होगा, यानी pH कम होगा। तीनों कंडीशन याद रखना। और D से यानी DPGA ज्यादा होगा, तब क्या होगा? CO2, मतलब ये जो अपना राइट में शिफ्ट होगा। ये ग्राफ कहाँ पर शिफ्ट होगा? राइट में, ठीक है। इसके अलावा जब टेम्परेचर ज्यादा होगा उस टाइम पे ये राइट में शिफ्ट होगा।
ठीक है ना। टेम्परेचर और ई से एक्सरसाइज अगर ज्यादा कर लेंगे तो ये कहाँ पर होगा, राइट में शिफ्ट होगा। तो ये आपका था ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्लियर। इसी के साथ आपकी ये वीडियो कंप्लीट होती है और आपको नोट्स ये मिल जाएंगे, देख लीजिए। आपके लिए पूरी मेहनत की जा रही है, इन नोट्स को बड़े अच्छे से तैयार किया जा रहा है ताकि आप सबको अच्छे से समझ आ सके। पूरी वीडियो में मैंने आपको समझाया है और जो समझाया है उसके नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। ऐसी और वीडियोज के लिए सानिया एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें।